Hello everyone. Let us start with a new topic that is living organisms and their surroundings. Living thing. Living से हम सबको ये चीज़ समझ आती है कि लिविंग मतलब जैसे हम ह्यूमंस हैं, हम जी रहे हैं, लिव कर रहे हैं, राइट. एंड नॉन लिविंग क्या होगी, लाइक टेबल, चेयर. ओके, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सराउंडिंग और एरिया इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री. हमारा जो देश है, हमारी कंट्री है इंडिया, इसमें बहुत अलग अलग तरह की जगह हैं, जैसे समुद्र, डेजर्ट, माउंटेन्स, है ना. द माउंटेन्स ऑफ हिमालयाज आर वेरी कोल्ड प्लेसेस. जो माउंटेन्स होते हैं वहाँ बहुत ठंड होती है. द माउंटेन एरियाज हैव मेनी काइंड्स ऑफ ट्रीज़. वहाँ पे ट्रीज़ होते हैं जैसे ओक, पाइन. ये जो ट्रीज़ होते हैं माउंटेन हिली एरियाज़ पे, उनकी जो लीव्स होती हैं वो कोन की शेप में होती है. और यहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स होते हैं, याक, माउंटेन गोट्स, एट्सेट्रा. फिर वी विल टॉक अबाउट द डेजर्ट एरियाज़ लाइक दैट इन राजस्थान आर वेरी हॉट एंड ड्राई. राजस्थान फेमस है, डेजर्ट एरिया है ना. तो वो वहाँ पे बहुत गर्मी होती है, वहाँ पे बारिश भी बहुत कम होती है. The desert areas have many special type of plants such as cactus or animals like camels. The coastal areas और seashore areas मतलब ऐसी जगह जहाँ पे समुद्र होते हैं, are very humid and have an entirely different kind of trees such as palm trees. जो समुद्र के इलाके होते हैं वहाँ पे कोकोनट ट्री होता है, पाम ट्रीज़ होते हैं और बहुत ह्यूमिडिटी होती है, मतलब वहाँ पे पसीना आता रहता है. एंड द सी वाटर कंटेन्स येट अनदर काइंड ऑफ एनिमल्स. और सी का जो पानी होता है, समुद्र, वहाँ पे भी अलग अलग तरह के एनिमल्स होते हैं जैसे फिश, क्रैब्स मतलब केकड़े, एट्सेट्रा. फ्रॉम दिस डिस्कशन वी कंक्लूड दैट the surroundings like the mountains, deserts and seashore are also different from one another in climate, but all of them have many living things in them. कि ये जितने भी हमने एरियाज़ पढ़े, माउंटेन, डेजर्ट, कोस्टल एरियाज़, इन जगह का जो क्लाइमेट है, मतलब ठंड, गर्मी, ह्यूमिडिटी, ये सारी चीज़ें तो अलग अलग हैं, पर फिर भी इन सारी ही जगह पर प्लांट्स भी हैं और एनिमल्स भी रहते हैं. Moreover, the kind of living things found in each of these surroundings are very different from the plants and animals of the other surroundings. मतलब कि जिस तरह के प्लांट्स और एनिमल्स हमें डेजर्ट में मिलते हैं, उस तरह के प्लांट्स और एनिमल्स हमें माउंटेन्स पे नहीं मिलेंगे. हर जगह के प्लांट्स एंड हर जगह के एनिमल्स अलग अलग हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग मीन्स हम किस चीज़ को लिविंग कह सकते हैं, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है लिविंग होने के लिए, एक चीज़ में क्या क्या होना चाहिए. ऑल द लिविंग थिंग्स हैव सम कॉमन करेक्टरिस्टिक्स, मतलब कॉमन फीचर्स होते हैं लिविंग थिंग्स में, जो कि हैं फर्स्ट, लिविंग थिंग्स नीड फूड, एयर एंड वाटर. लिविंग थिंग्स को जीने के लिए खाना चाहिए, हवा चाहिए एंड पानी चाहिए. लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, और जो लिविंग थिंग्स होती है वो बड़ी हो सकती हैं, ग्रो कर सकती हैं. लिविंग थिंग्स कैन मूव बाय देमसेल्व्स. जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो अपने आप एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकती हैं. लिविंग थिंग्स कैन रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, दे आर सेंसिटिव. मीन्स अगर हमने किसी लिविंग थिंग के पास आग चला दी, उसके हाथ पे गर्म लग रहा है, वो अपने हाथ पीछे कर लेगी. हमने कोई पिन चुबा दी तो वो रिस्पॉन्ड करेंगे, रिएक्शन देंगे जो भी उनके आसपास हो रहा होगा. ठंड है तो वो कंबल पहन लेंगे, या जैसे एनिमल्स हैं वो अपने शेल्टर में चले जाते हैं, है ना. लिविंग थिंग्स रेस्पायर, मतलब कि जो लिविंग थिंग्स है, रेस्पिरेशन हमने प्रोसेस पढ़ा हुआ है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारी बॉडीज़ में होता है लिविंग थिंग की, जिसकी वजह से हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं. लिविंग थिंग्स कैन एक्सक्रीट, मीन्स जो लिविंग थिंग्स है वो जो खाते हैं वो उसे एक्सक्रीट आउट भी करते हैं, अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं. लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, दे हैव यंग वंस. जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो बेबीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं. लिविंग थिंग्स हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पैन, मीन्स आप सबने सुना होगा जो चीज़ बर्थ लेती है वो चीज़ मरती भी है, जो आया वो जाएगा भी.
है ना। तो जो लिविंग थिंग होती है उनका जो लाइफ स्पैन होता है कि मतलब ये इतने साल से इतने साल ही जिएगा, तो उनका मरना भी पक्का होता है कि यस वो उन्होंने बर्थ लिया है तो वो मरेंगे भी। तो ये सारी थी हमारी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। अब हम स्टार्ट करेंगे लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ना। सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। द बॉडी ऑफ अ लिविंग थिंग मे बी मेड अप ऑफ वन और मोर देन वन सेल। जो बॉडी होती है किसी भी लिविंग थिंग की वो एक या एक से ज़्यादा सेल से बनी होती है। The living things which consist of a single cell are called unicellular organisms. अब जो लिविंग थिंग के अंदर सिर्फ एक सेल है, सिंगल सेल, उसको हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। UNI वर्ड जहाँ पे भी आए, चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो, HST हो, उसका मतलब होता है वन। ओके, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, एग्जाम्पल क्या है, एमीबा, बैक्टीरिया, ईस्ट एंड पैरामीशियम। यू हैव टू लर्न दीज नेम्स। एमीबा तो पक्का याद रखना क्योंकि ये आप बड़ी क्लासेस तक पढ़ोगे। द लिविंग थिंग्स हुज बॉडी कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब जो लिविंग थिंग्स की बॉडी में एक से ज़्यादा सेल हैं हम उन्हें कहेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। हम भी जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो मल्टी सेलुलर ही होते हैं। ग्रोथ, आपकी हाइट ग्रो करती है, ग्रोथ ही कहते हैं ना हम उसे। ग्रोथ इन लिविंग थिंग्स इज़ अ परमानेंट एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। जो ग्रोथ होती है, मानो आपकी हाइट की ग्रोथ हो गई, आप बढ़ गए, क्या वो कम हो पाएगी? नहीं। जो ग्रोथ होती है वो परमानेंट एंड इरिवर्सिबल होती है कि हम उसे वापस छोटा नहीं कर सकते। All living things grow from a single cell. In unicellular organisms, growth takes place by an increase in the size of the cell. जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, उनमें ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि जो उनकी बॉडी के अंदर सेल हैं वो बढ़ते जाएं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल। जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी के जो सेल्स होते हैं ना वो थोड़े टाइम बाद मर जाते हैं, न्यू सेल बनते हैं, फिर वो मर जाते हैं, फिर न्यू सेल बनते हैं। तो जितने ज़्यादा न्यू सेल बनते रहेंगे उतनी ग्रोथ होती रहेगी। ग्रोथ इन ऑफ लिविंग थिंग्स इज़ इंटरनल। हम बाहर से ग्रो नहीं कर सकते। मानो आपकी बॉडी है, आप खींचो अपनी बॉडी को ऊपर नीचे, तो क्या आपकी हाइट बड़ी हो जाएगी? नो, इंटरनल प्रोसेस है। अंदर से आप अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स लोगे, एक्सरसाइज करोगे तो आपकी हाइट अंदर से बढ़ेगी, राइट? It is interesting to note that growth of animals stops after some time. कुछ जो एनिमल्स होते हैं उनकी ग्रोथ रुक जाती है ना। ऐसा तो नहीं है हमारी हाइट हो गई 6 फीट, उसके बाद भी बढ़े जा रही है 7 फीट, 8 फीट, 9 फीट, इतनी लंबी तो हाइट नहीं होती ना। बट प्लांट्स कॉन्टीन्यू टू ग्रो थ्रू आउट देयर लाइव्स। जो ट्रीज़ होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो ज़िंदगी भर बढ़ते रहते हैं। तभी जो बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं उनकी हाइट हमसे कितनी ज़्यादा होती है ना। अ डेफिनेट लाइफ साइकिल एंड लाइफ स्पैन। अब हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल और लाइफ स्पैन के बारे में कुछ अच्छा सा। एन ऑर्गेनिज्म इज़ बोर्न, कोई भी चीज़ पैदा हुई, इट ग्रोज, वो बड़ी हुई, एंड देन डाइज, फिर वो मर गई। इट फॉलोज अ डेफिनेट लाइफ साइकिल। दुनिया में जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सबकी लाइफ साइकिल में ये 3 पार्ट तो होते ही हैं कि वो पैदा हुई, बॉर्न, फिर ग्रो, फिर डाई। तो लाइफ साइकिल ऑफ एन एनिमल, जो एनिमल है उसकी लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस होती हैं: बर्थ, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, देन डेथ। इन प्लांट्स लाइफ बिगिनस फ्रॉम सीड। एक सीड से लाइफ स्टार्ट होती है, जैसे सीड जर्मिनेट्स इनटू सीडलिंग विच ग्रोज एंड डेवलप इनटू प्लांट। एक छोटा सा सीड होता है, हम उसे मिट्टी में लगा देते हैं, वो छोटा सा प्लांट बढ़ता है। आप नीचे पिक्चर में सीडलिंग की फ़ोटो देख सकते हो। फिर वो बड़े प्लांट में बन जाता है, फिर उसमें फ्रूट्स फ्लावर्स आ जाते हैं, है ना। फिर उन फ्रूट्स और फ्लावर्स से हम और सीड्स ले लेते हैं, उन्हें दोबारा उगा देते हैं। द पीरियड ड्यूरिंग विच एन ऑर्गेनिज्म कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। दिस इज़ अ डेफिनेशन ऑफ लाइफ स्पैन। क्या है? द पीरियड ड्यूरिंग विच एन ऑर्गेनिज्म कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल। मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की पूरी लाइफ स्पैन, मतलब
जन्म से लेके मरने तक का जो सफ़र होता है दैट इज़ कॉल्ड लाइफ स्पैन. A tree may have a lifespan of hundreds of years, while the lifespan of bacteria is a few minutes only. जो ट्रीज़ है वो 100 से भी ज़्यादा सालों तक जीता है, पर जो एक बैक्टीरिया है, यूनिसेलुलर में पढ़ा था ना हमने, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल था बैक्टीरिया, ईस्ट, पैरामीशियम, एमीबा, उसकी जो लाइफ स्पैन होती है वो सिर्फ कुछ मिनट तक होती है. नाउ वी विल टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन. All organisms reproduce their own kind so that the continuity of one kind of plant or animal is maintained. जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब उनके बेबीज़ होते हैं. ओके, जिससे कि लाइक अगर मंकीज़ हैं, मोंकी, बंदर, उनके बेबी होंगे तो उनके जैसे मोंकी ही होंगे, है ना, कि जिससे कि मोंकीज़ दुनिया में ख़त्म ना हो, इसलिए रिप्रोडक्शन होता है. सम एनिमल्स लेस एग्स, कुछ एनिमल्स होते हैं अंडे दे के रिप्रोडक्शन करते हैं, जैसे फिश, बर्ड, स्नेक एट्सेट्रा. सम गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, लाइक ह्यूमंस होते हैं, कैट्स, डॉग्स, वो बेबीज़ प्रोड्यूस करते हैं, एग नहीं देते. Plants reproduce by many methods. Some produce seeds which on getting favorable condition grow into a plant. Some plant can grow from other plants parts as well. You might have seen notes on sugarcane. Let me explain you these things कि plants को उगाने के भी कई तरीके होते हैं, है ना. या तो सीड लगा दो प्लांट उग जाएगा, या कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके फ्रूट या फ्लावर्स को मिट्टी में दबा दो प्लांट उग जाएगा, पत्तों को दबा दो प्लांट उग जाएगा. या कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे शुगर केन, उसमें साइड में छोटा सा शुगर केन उग रहा होगा या उसकी कोई पत्ती होगी, हम उसको काट के दोबारा लगा देंगे मिट्टी में तो शुगर केन उग जाएगा, है ना. बहुत सारे मेथड्स है प्लांट्स को उगाने के. मोमेंटम एंड लोकोमोशन. एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू वन अदर इन सर्च ऑफ फूड, वाटर एंड शेल्टर. जो एनिमल्स होते हैं, चाहे वो ह्यूमन है चाहे वो डॉग्स हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं. दिस इज़ कॉल्ड लोकोमोशन. दे हैव लोकोमोटरी ऑर्गन्स लाइक विंग्स, फीट एंड फिन्स. जो बर्ड्स होती हैं वो पंखों की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं. ह्यूमन्स, डॉग्स, काउज वो फीट, लेग्स की वजह से जाते हैं. जो फिश होती है वो अपनी फिन्स की वजह से जाती है. प्लांट्स आर फिक्स्ड इन द सॉइल. पर जो प्लांट्स होते हैं, ट्रीज़, वो एक जगह पर टिके रहते हैं. दे कैन एग्जिबिट ओनली स्लाइट मूवमेंट्स लाइक टच मी नॉट प्लांट, मिमोसा प्यूडिका. आपने सुना है इसका नाम, छुई मुई, हम जिसको हिंदी में कहते हैं. एक फ्लावर्स होते हैं सुंदर से, हम उन्हें छूते हैं वो बंद हो जाते हैं, है ना. दीज आर कॉल्ड टच मी नॉट प्लांट्स. और भी होते हैं कर्ल अप इट्स लीव्स व्हेन इट टचेस. और भी ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरह के प्लांट्स होते हैं. फ्लावर्स लाइक डेजी एंड लिली क्लोज एट नाइट एंड ओपन इन द मॉर्निंग. अब जो डेजी एंड लिली फ्लावर्स होते हैं वो रात को बंद हो जाते हैं, दिन में खुल जाते हैं. द सनफ्लावर ऑलवेज फेसेस द सन. जो सनफ्लावर होता है, गेंदे का फूल, वो हमेशा सन की तरफ ही उगता है. द होल बॉडी ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक प्लांट लाइक द एल्गी मूव्स अबाउट इन वाटर. अब आपने देखा होगा लेक्स होते हैं, छोटे छोटे पानी की बॉडी, वाटर बॉडीज़ होती हैं, उसमें ग्रीन ग्रीन आ जाता है, दैट इज़ एल्गी. ओके. सम एनिमल्स लाइक स्पॉन्जेस, कोरल्स एंड सी एनीमोन्स रिमेन अटैच्ड टू अ सपोर्ट एंड डू नॉट शो लोकोमोशन. कुछ एनिमल्स होते हैं जो लोकोमोशन नहीं शो करते. रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस. व्हेन यू टच अ हॉट आयरन एक्सीडेंटली यू क्विकली रिमूव योर हैंड. आपने अगर किसी भी गर्म चीज़ को गलती से हाथ लगा दिया, आप जल्दी से अपना हाथ पीछे कर लेते हो, है ना. यू क्लोज योर आइज़ इमीडिएटली व्हेन डस्ट पार्टिकल्स एंटर योर आइज़. आप अपनी आँखें जल्दी से बंद कर लेते हो जब कोई डस्ट पार्टिकल्स हमारी आँखों में जा रहे होते हैं. व्हेन समवन कॉल्स आउट योर नेम यू लुक इनटू द डायरेक्शन ऑफ द साउंड. जब कोई आपका नाम पुकारता है आप उसकी तरफ देखने लग जाते हो, है ना. When you are hungry and smell delicious food, your mouth begins to water. आपको भूख लग रही होती है, अच्छी सी डिश की खुशबू आती है, आपके मुंह में पानी आ जाता है ना. Touch, dust particle, sound, etc. are the stimuli to which you respond. Stimuli क्या है? ये एक्सटर्नल चीज़ है, चाहे वो टच है, डस्ट पार्टिकल है, साउंड है, खुशबू है, ये सारी हैं
Stimuli. Not only animals but plants also respond to stimulus. The stem grows towards sunlight and away from the gravitational pull. जो स्टेम होती है वो सूरज की साइड उगती है, वो मिट्टी के अंदर क्यों नहीं उगती? ये क्यों नहीं सोचा कभी हमने? मिट्टी के अंदर रूट से क्यों उगती है ना? दिस इज रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, जहाँ से उन्हें सनलाइट मिल रही है वो उसी तरफ उगते हैं। द बेंडिंग ऑफ स्टेम इन द डायरेक्शन ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म। ये फोटोट्रोपिज्म इज अ प्रोसेस जिसमें जो स्टेम होती है किसी भी प्लांट की वो सनलाइट की तरफ बेंड हो जाती है। Roots tend to grow towards gravitational pull, while the stem grow in the opposite direction of the gravitational pull. You know what is gravitational pull? You know what is gravity? अर्थ के पास एक फोर्स होता है, अर्थ के अंदर बिल्कुल सेंटर से वो लगता है, जिसकी वजह से हम कोई भी चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे की तरफ वापस आ जाती है। हमने बॉल ऊपर फेंकी, बॉल वापस हमारे पास आ गई ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल। ओके, द रिस्पॉन्ड of the roots towards gravity is called geotropism. अब जो roots हमारी ग्रेविटेशनल पुल की तरफ, मतलब वो नीचे की साइड उग रही हैं, रूट्स है ना मिट्टी के नीचे, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? जियोट्रॉपिज्म। सम एनिमल्स लाइक अर्थवर्म, कॉकरोच एंड आउल स्टे अवे फ्रॉम लाइट, है ना, हमने सुना ही है। तो जो उल्लू होता है वो रात को जागता है। एन एजेंट, एक्शन और कंडीशन that elicits or accelerate a physiological or psychological activity or response is called stimulus. An action that occur in response to a stimulus is called response. जो भी हम एक्शन करते हैं, चाहे हाथ हटाते हैं, किसी की तरफ देखते हैं, मुंह में पानी आता है, इन सब को कहते हैं हम रिस्पॉन्स। कोल्डनेस, हीट, sunlight, gravity are the example of stimuli. Now we will talk about nutrition. All living things need food to grow and obtain energy for various activities. जो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको खाना चाहिए एनर्जी के लिए कि वो दिन भर काम कर सकें। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? जब ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर, एयर। ओके, दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। आपको ये अच्छे से लर्न होना चाहिए। ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? ग्रीन प्लांट्स। पूरी दुनिया में ऑटोट्रॉप्स सिर्फ ग्रीन प्लांट्स हैं। ऑटोट्रॉप्स हम उनको कहते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड, दस दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। अब जो एनिमल्स, हम जैसे इंसान, हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते। हमें प्लांट से सब्जियां चाहिए, फ्रूट्स चाहिए, एनिमल से दूध चाहिए, कर्ड चाहिए, है ना। सो वी आर हेटेरोट्रॉप्स। Respiration. All living things take in oxygen from air and give out carbon dioxide. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वी एनिमल्स, हम अंदर सांस में क्या लेते हैं? इनहेल क्या करते हैं? ऑक्सीजन। एंड एक्सेल क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। Oxygen is used by the cells to produce energy by the oxidation of food in the body. This energy is utilized by living things for various activities like heartbeat, thinking, reading and playing. अब जो हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, हम लेते हैं अपनी नोज़ से। नोज़ से जो पाइप होता है, विंड पाइप, वो लंग्स से अटैच होता है। हवा कहाँ जाती है, मतलब ऑक्सीजन कहाँ जाती है? नोज़ से सीधा विंड पाइप में, विंड पाइप से लंग्स में। लंग्स से वो जितनी भी ऑक्सीजन है वो पूरी बॉडी में जाती है। ओके, द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। और जब हमारे लंग्स से पूरे बॉडी पार्ट में हमारी जो ऑक्सीजन है वो चली जाती है, तो फूड होता है ना जो हमारे पेट से भी पूरी बॉडी में जाता है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है। आप समझ लो इसे ईजी सी लैंग्वेज में, और हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है। And taking in oxygen from the air and giving out carbon dioxide is called breathing. Normal, अगर हम breathing की definition पूछे तो taking in oxygen from the air and giving out carbon dioxide is called breathing. All living things have special organ for breathing. Nose in humans, skin in frogs, gill in fish, stomata in leaves and etc. एक्सक्रीशन, अब हमने जो खाया है हमारी बॉडी से बाहर भी तो निकलेगा। रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन।
Waste product of various reaction in the body, if accumulated, may prove harmful. Thus, they are excreted in the form of urine, sweat, and carbon dioxide. During this process, harmful waste substances like urea, uric acid, feces, etc. are eliminated from the body. Some plants give out gum or a thick fluid called latex. Gum and latex are waste material produced by the plants. अब आपने प्लांट्स देखे होंगे, उनकी जो स्टेम होती है उसके ऊपर कुछ चिपचिपा होता है ना, वो उनका एक्सक्रीट आउट वेस्ट होता है. ओके. द हैबिटेट इज़ द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स. जिस जगह पर ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो होता है हैबिटेट. जैसे लायन का होता है फॉरेस्ट. ओके. It is the sum of various ecological factors, non-living or physical or abiotic factors, and living or biotic factors. It is also referred to as environmental complex. Environmental complex include the physical factors like climate, मतलब सर्दी, गर्मी, rainfall, soil of that region, and organisms which interact with each other and also with the environment. Components of habitat. Habitat में क्या क्या आता है? A pond and a forest have two main components, abiotic and or non-living. Non-living components को कहते हैं हम abiotic और living components को कहते हैं हम biotic. ये दोनों बहुत important है. First we will talk about abiotic components. जैसे water, air, soil, sunlight, temperature, ये non-living thing है ना, तो we call it abiotic components. Non-living thing or abiotic components include a number of factors like sunlight, temperature, water, air and soil. They influence living things in various ways, है ना. Sunlight, we all know sunlight क्या होती है. सन से आने वाली रोशनी, जिसकी वजह से अभी हमने क्या पढ़ा था थोड़ी देर पहले, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. और फोटोसिंथेसिस कब होता है? जब ग्रीन प्लांट को प्रॉपर सनलाइट मिलती है, एयर मिलती है, वाटर. तो सनलाइट का रोल आ गया ना लाइफ में. और हमने पढ़ा है सनलाइट से हमें विटामिन डी मिलता है, तो हमें दिन में सन में थोड़ी देर बैठना चाहिए. टेम्परेचर, डिग्री ऑफ हीट और कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर. मतलब गर्मी या सर्दी टेम्परेचर होता है. आपको बुखार हो जाता है, आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर किस चीज़ से मेजर करते हो? थर्मोमीटर, है ना. सुबह के टाइम ऑलमोस्ट गर्मी होती है क्योंकि सन होता है, उससे हीट आती है, और रात के टाइम थोड़ी ठंड हो जाती है. पर अर्थ के पूरी अर्थ है उस पर हर जगह सेम अमाउंट ऑफ सनलाइट नहीं जाती. पोल्स जो बिल्कुल किनारे हैं अर्थ के वहाँ कम जाती है और इक्वेटर बीच में ज़्यादा आती है. ठीक है. इसलिए जो हिल्स होते हैं वहाँ पे ठंड होती है ज़्यादातर हमेशा ही, और जैसे राजस्थान है वहाँ हमेशा गर्मी होती है. Water, we all know water, abiotic component. Only 3% of this water is fresh. 3% fresh है, remaining 97% oceans में है जो खारा पानी है. हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के किसी काम का नहीं है, पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को तो पानी चाहिए होता है जीने के लिए, है ना. तो हम उसे प्योरीफाई करते हैं और उसे यूज़ करते हैं. तभी आजकल RO, कैंट, एक्वागार्ड लगा होता है ना घरों में. एयर भी जो हमारी अर्थ है उसके चारों तरफ एक लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है. ओके. वी आर सराउंडेड बाय अ थिक लेयर ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर. एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेज. एयर में बहुत तरह की गैसेस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एट्सेट्रा. ऑल ऑर्गेनिज्म टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. और जो प्लांट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं. जो एयर में बैलेंस होता है गैसेस का, ऐसा नहीं हो सकता ना कि एक गैस बहुत ज़्यादा है एक बहुत कम है, ऐसे तो हम जी नहीं पाएंगे. तो बैलेंस बनाना पड़ता है. वो कैसे बनता है? रिडक्शन ऑफ फॉरेस्ट एरिया, burning of fuel in automobiles, production of smoke and harmful gases by different industries. ये 3 पॉइंट तो ये बताए हैं कि जो द बैलेंस ऑफ गैसेज इन एयर हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न. इन रीज़न की वजह से किसी जगह पर कोई गैस जाता है, किसी जगह पर कोई गैस जाता है. ओके. द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर कॉजेज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर. This is a very important thing I am going to tell you. This phenomena is called global warming. आपके एग्जाम्स में भी हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है.
जब धरती पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो धरती का टेम्परेचर है वो भी बहुत बढ़ जाता है, इसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। दिस डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ नेचर एंड अल्टीमेटली हैज़ एन एडवर्स इफेक्ट ऑन अस। इससे हमें बहुत मुश्किलें आ सकती हैं। ओके, और इस प्रॉब्लम को हम कैसे कम कर सकते हैं? बाय प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज़, बहुत ज़्यादा पेड़ उगाने के बाद, क्योंकि जो हमें पता है ना, जो ट्रीज़ हैं वो क्या करते हैं, इनहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते रहेंगे और ऑक्सीजन देते रहेंगे। ओके, एयर currents called wind spread harmful germs and bacteria which causes various diseases. Wind also causes dispersal of major pollutants. अब विंड जो एयर है इसके कुछ नुकसान भी हैं। एक जगह हमने कूड़ा इकट्ठा किया है, विंड आएगी चलती हुई और सारा कूड़ा फैल जाएगा, है ना, तो नुकसान भी हैं। सॉइल फॉर्म द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट, है ना, जो सबसे ऊपर वाली लेयर है अर्थ की वो होती है मिट्टी, सॉइल। सॉइल इज़ अ मिक्सचर ऑफ द फॉलोइंग, सॉइल के अंदर क्या क्या होता है? वाटर, एयर, मिनरल, स्टोन, सैंड, क्ले, ह्यूमस। सर्टेन ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, बैक्टीरिया, अर्थवर्म, एल्गी, फंगाई। ओके, और रूट्स ऑफ द प्लांट्स भी होती हैं। रूट्स ऑफ द प्लांट्स रिमेन फिक्स्ड इन द सॉइल। प्लांट्स एब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। सॉइल इज़ फॉर्म्ड बाय ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स, लाइक लेट मी टेल यू, मिट्टी कैसे बनती है, सॉइल कैसे बनता है? पहाड़ों पे होते हैं ग्लेशियर्स। ग्लेशियर क्या होते हैं? जमी हुई आइस जो चोटी पे होती है ना, पहाड़ों की चोटी पे। तो वो जो गर्मियाँ होती हैं वो पानी जो चोटियों पे आइस होता है वो पानी बन के नीचे आने लगता है, नदी बन जाती है, और साइड साइड में चट्टानें भी होती है पहाड़ों पे, तो है ना, तो वो चट्टानों को तोड़ती तोड़ती आती है, वो चट्टानें टूटती टूटती छोटी 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 मिट्टी बन जाती है बाद में। ओके, टाइप्स ऑफ सॉइल, बहुत तरह की मिट्टी होती है हमारे देश में, पूरे वर्ल्ड में। क्ले सॉइल कंसिस्ट ऑफ अ क्ले इन लार्ज पोर्शन। क्ले सॉइल जो फर्स्ट पिक्चर देख रहे हैं हम, तो थोड़ी रेडिश सी। द पार्टिकल ऑफ क्ले आर स्मॉल एंड टाइटली पैक्ड, देयरफॉर क्लेई सॉइल हैज़ हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बट कैन नॉट ट्रैप एयर बिटवीन इट्स पार्टिकल। जो क्लेई सॉइल होते हैं, क्ले तो आप सबको पता होगा, हम मॉडल्स बनाते हैं क्ले से, है ना। क्ले सॉइल कैसा होता है? क्लेज होते हैं, उसमें पार्टिकल्स होते हैं, बहुत पास पास होता है, जिसकी वजह से वाटर तो वो अपने अंदर अच्छे से सिकुड़ लेता है पर एयर को नहीं कर पाता। सैंडी सॉइल कंसिस्ट ऑफ मोस्टली ऑफ सैंड एंड वेरी लिटिल क्ले और स्लेट। इट इज़ मेनली फाउंड एट डेजर्ट। डेजर्ट में मिलते हैं हमें सैंडी सॉइल, है ना। सैंडी सॉइल, उसमें हम कुछ उगा भी नहीं सकते अच्छे से, क्योंकि उसमें वाटर को रिटेन करने की कैपेसिटी नहीं होती। लूमी सॉइल इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले एंड ह्यूमस. It is considered to be the best soil for growing plants as it can hold proper amount of air and water needed for the growth of plants. लूमी सॉइल होता है सबसे अच्छा सॉइल, जो आप लास्ट देख रहे हो, आप देख रहे हो कि खेतों में भी आपके ऐसा ही सॉइल होता है। तो हमें पता है एक प्लांट को बड़ा होने के लिए, ग्रो करने के लिए, जीने के लिए अच्छी अमाउंट ऑफ वाटर भी चाहिए और एयर भी चाहिए, तो लूमी सॉइल में दोनों मिलते हैं। अब हम पढ़ेंगे बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में। बायोटिक में क्या आते हैं? लिविंग थिंग्स। अभी तक हम एबायोटिक पढ़ रहे थे, नॉन लिविंग थिंग्स। Living things such as plants, animals and microbes present in particular habitat constitute its biotic component. Example, the habitat of tiger must have a number of small animals so that it can feed on them, है ना। टाइगर जहाँ रहता है उसका हैबिटेट ऐसी जगह पर होना चाहिए जहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे एनिमल्स हो कि उसको अपना खाना मिलता रहे। The biotic components of a particular habitat can be divided into 3 groups: producer, consumer and decomposer. Producer क्या होते हैं? ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। जो ग्रीन प्लांट्स हैं उन्हें प्रोड्यूसर कहते हैं, क्योंकि उनके पास कैपेसिटी होती है कि वो अपना खाना खुद बना सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कंज्यूमर क्या होते हैं? जो प्लांट्स ने खाना बनाया उसको खाने वाले। तो ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड ऑन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स आर कॉल्ड कंज्यूमर्स और हेटेरोट्रॉप्स। ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स आर कंज्यूमर्स। The animals which obtain their food directly from the plants are called herbivores or primary consumers. अब जो डियर है और काऊ है वो अपना खाना सीधा पेड़ से तोड़ के खा सकती है, तो वो होते हैं पहले कंज्यूमर, मतलब उन्हें हम क्या कह सकते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर या फिर हर्बीवोर्स, जो सिर्फ प्लांट्स के प्रोडक्ट्स को खाते हैं। द एनिमल्स विच फीड ऑन फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स और सेकेंडरी कंज्यूमर।
अब एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं हम उन्हें कहते हैं कार्निवोर्स, और सेकेंडरी कंज्यूमर जैसे टाइगर, लायन, वुल्फ. एनिमल्स विच कंज्यूम बोथ प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोर जैसे बियर, क्रो, ह्यूमन बींग्स, डॉग्स. अब ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स को भी. द एनिमल्स विच फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर आर कॉल्ड स्केवेंजर्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ में, पूरी अर्थ के लिए. स्केवेंजर्स ये क्या खाते हैं? मरे हुए प्लांट्स और एनिमल्स को. तो इससे हमारी जो नेचर है, सराउंडिंग है, वो क्लीन रहती है. डिकम्पोजर्स, there is another category of living organism called decomposer which decompose the dead remains of plants and animals into nutrients. अब मानो कोई एनिमल मरा, उसको किसी स्केवेंजर ने खा लिया पर कुछ रह गया उसमें, वो मिट्टी में दब जाएगा. मिट्टी के अंदर होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे फंगाई, बैक्टीरिया. तो ये क्या करते हैं? उसको भी साफ़ कर देते हैं, मिट्टी में खा जाते हैं. टाइप्स ऑफ हैबिटेट. Organisms flourish everywhere on the earth in deep seas, plains, deserts and icy polar regions. हर जगह हमें ऑर्गेनिज्म मिलते हैं. Thus habitats are of two main types, water habitat and land habitat. हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया हैबिटेट को, लैंड में और वाटर में. हम इसको क्या कह सकते हैं? एक्वेटिक. वाटर को हम एक्वेटिक कहते हैं ना, और लैंड को टेरेस्ट्रियल. एक्वेटिक हैबिटेट के बारे में पढ़ते हैं पहले. Organisms living in water are called aquatic organism and their habitat is called aquatic habitat or water habitat. जैसे ocean, seas, river, ponds, lake, pools etc. जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं हम उन्हें एक्वेटिक एनिमल्स भी कहते हैं. जो सी ओशियन होते हैं उसमें सॉल्टी वाटर होता है, तो वो मेरीन किसके लिए यूज़ होता है? वर्ड सॉल्टी के लिए. तो ऑर्गेनिजम्स लिविंग देयर आर कॉल्ड मेरीन ऑर्गेनिजम्स. ओके, जैसे वेल्स हो गई, टर्टल्स हो गई, ये सब. फिर पॉन्ड्स, पूल्स, लेक्स एंड रिवर फ्रॉम द फ्रेश वाटर हैबिटेट्स. जो पूल्स होते हैं, लेक्स होते हैं, रिवर्स होती है, साफ़ होती हैं, हम इन्हें फ्रेश वाटर कहते हैं. अब आते हैं टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड. It comprises various land habitats which have the best living condition due to great variation in abiotic factors, mainly temperature, availability of water. Hence a great variety of organism is seen on land. हमें बहुत सुंदर सुंदर एनिमल्स भी दिखते हैं लैंड पे, जैसे डेजर्ट, ग्रास लैंड, रेन फॉरेस्ट, तुंद्रा. ये फॉरेस्ट के नाम है. तुंद्रा एक फॉरेस्ट होता है. ओके. डेजर्ट हम सबको पता है, यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, हॉट होता है, ड्राई होता है. कैक्टस होते हैं यहाँ पे, कैमल्स होते हैं, है ना. और बहुत ही कम हमें यहाँ पे फ्लोरा फोना मिलती है. फोना वर्ड यूज़ होता है एनिमल्स के लिए, लिख लो इस चीज़ को. और फ्लोरा वर्ड यूज़ होता है हमारा प्लांट्स के लिए. ग्रास लैंड्स होती हैं, वहाँ पे मॉडरेट रेन होती है, मतलब ना ज़्यादा ना कम. यहाँ पे ज़ेब्रा मिलते हैं, जिराफ मिलते हैं, डियर्स मिलते हैं. रेन फॉरेस्ट होता है जहाँ पे बहुत मतलब बहुत बारिश होती है और गर्मी भी होती है, इसलिए यहाँ पे कौन रहते हैं? लिजार्ड्स, स्नेक्स, मॉन्कीज. तुंद्रा होता है हमारा, तुंद्रा फॉरेस्ट रीजन होता है, यहाँ पे बहुत ठंड होती है, स्नो से भरा रहता है. ओके. यहाँ पे पोलर बियर रहते हैं, पेंगुइन्स रहते हैं. हैबिटेशंस इन प्लांट्स. अभी हमने एनिमल्स के हैबिटेट के बारे में पढ़ा था, हम थोड़ा सा पढ़ेंगे ये प्लांट्स के बारे में. मोस्ट ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन वन टाइप ऑफ हैबिटेट आर अनेबल टू सर्वाइव इन अदर हैबिटेट्स. कुछ एनिमल्स होते हैं जिनको गर्मी में रहने की आदत होती है, वो ठंडी जगह पर नहीं रह सकते. हम पोलर बियर को उठा के राजस्थान में ले आए, वो जी पाएगा? नहीं. ओके. जैसे लोटस प्लांट है, वहाँ वो कहाँ उगता है? पानी में. अगर हम उसे डेजर्ट में ले जाएं वो नहीं उग पाएगा. Plants and animals develop some special characteristics which help them to survive in a particular habitat. These characteristics are known as adaptation. Example, wing of birds are an adaptation which help them to fly. Adaptation in plants living in various habitats are as follow. पहला पढ़ेंगे हम. Hydrophytes are plants which grow in water places. Okay. Some aquatic plants remain submerged in water. कुछ plants होते हैं, हमने पढ़ा है पिछली क्लासेस में, पिछली वीडियोस में, जो पानी के अंदर रहते हैं. कुछ plants होते हैं पानी के ऊपर होते हैं, है ना. Mesophytes होते हैं plants जो हमारे मॉडरेट क्लाइमेट में उग जाते हैं, मतलब ना ज़्यादा ठंड चाहिए उन्हें, ना ज़्यादा गर्मी चाहिए, ना ज़्यादा बारिश चाहिए. ऐसे कौन से होते हैं? रोज़, सनफ्लावर, मैंगो, रोजवुड एट्सेट्रा. ज़ीरोफाइट्स होते हैं हमारे प्लांट्स जो डेजर्ट में उगते हैं. कौन कौन से पढ़े हमने? हाइड्रोफाइट्स वाटर वाले, मीसोफाइट्स और ज़ीरोफाइट्स. ओके. ज़ीरोफाइट्स में आ जाते हैं कैक्टस. ये तो हम सबको पता है, बीच में जो आप फोटो देख रहे हो वो ज़ीरोफाइट्स हैं. अब आते हैं हमारे माउंटेन प्लांट्स.
माउंटेन जनरली हैव अ वेरी कोल्ड एंड विंडी क्लाइमेट, बहुत ठंड होती है माउंटेन्स पे। जो थर्ड पिक्चर है, इन एरिया स्नोफॉल में टेक्स प्लेस ड्यूरिंग विंटर्स, जो स्नोफॉल हो सकती है, इसलिए यहाँ पे जो ट्रीज़ होते हैं वो कोन की शेप में होते हैं। आप आइसक्रीम का कोन लो, उस पर पानी डालो, है ना, उल्टा कर दो कोन को। टोपी ले लो, बर्थडे कैप, उस पर पानी डालो, वो नीचे आ जाएगी। ऐसे यहाँ के जो ट्रीज़ हैं वो कोन की शेप में होते हैं कि उन पर स्नोफॉल हो तो जो स्नो है वो पानी बन के नीचे गिर जाए। ओके, यहाँ पे कैसे प्लांट्स के नाम मैं बता देती हूँ। पाइन, डियोडार, और स्नो एंड रेन वाटर कैन स्लाइड। ओके, I have told you this. Adaptation in animals, aquatic animals, amphibians, desert. Okay. Aquatic animals होते हैं जो पानी में रहते हैं, जैसे फिश, वेल, क्रैब्स एट्सेट्रा। एम्फीबियंस होते हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं, जैसे फ्रॉग। और डेजर्ट्स और जेरिक एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ डेजर्ट में रह सकते हैं, जैसे कैमल। कैमल के बारे में बताया हुआ है इन्होंने हमें थोड़ा सा, कि वो अपने अंदर वाटर स्टोर करके रख लेता है, कि उसे बार बार पानी ना पीना पड़े क्योंकि डेजर्ट में पानी नहीं मिलता। एनिमल्स लाइक डियर एंड लायन लिव इन फॉरेस्ट और ग्रास लैंड। जो डियर्स होते हैं, लायंस होते हैं, टाइगर्स होते हैं, वो फॉरेस्ट में रहते हैं, ग्रास लैंड में रहते हैं। ग्रास लैंड्स होती हैं ऐसी जगह जहाँ पे दूर दूर तक हमें ग्रास ही दिखेंगी और कुछ नहीं दिखेगा। ओके, डियर फीड ऑन ग्रास। जो डियर होते हैं वो ग्रास खा लेते हैं, और जो लायन होते हैं वो डियर्स को ही खा लेते हैं। इसमें और सारी चीज़ें बताई हुई हैं, थोड़ी बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं इनको हम। जैसे we will start from the deer feed on grass and other plants, while lion are predators which hunt and feed on deer and other animals. Okay, deer grass खाते हैं और lion deer को। A lion is of light brown color, है ना, light brown color का होता है lion, which help it to hide in the dry grasslands while hunting for its prey. जो सूखी घास होती है वो भी ब्राउन होती है, लायन भी ब्राउन होता है, तो लायन भाग के जाके सूखी हुई घास में छुप जाता है कि वहाँ पे अगर कोई आए, डियर या और कोई एनिमल, वो उसे जल्दी से जकड़ के खा ले। इट्स आइज आर प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द फेस टू अनेबल टू हैव एन एक्यूरेट विजन ऑफ द प्रे। जो लायंस की आइज़ होती है वो बिल्कुल बीच में होती है, क्योंकि वो बहुत ध्यान से अपने दुश्मन प्रे, मतलब जिसको वो पकड़ने जा रहा है, शिकार करने जा रहा है, जिसका उसे खा सके। डियर हैव स्ट्रॉन्ग टीथ टू च्यू द हार्ड स्टेम ऑफ प्लांट्स। जो डियर होती हैं उसकी जो दांत होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो प्लांट्स और स्टेम्स को खा सकें। उनके कान बहुत बड़े होते हैं कि उन्हें पता चल जाए आसपास कोई शिकार करने आ रहा है, भाग जाए। वो बहुत तेज़ भाग सकते हैं डियर्स। उनकी जो आइज़ होती है वो साइड में होती है, हेड में, साइड में, कि वो आसपास का भी सब देख पाएँ हर डायरेक्शन में। अब एनिमल्स जो बहुत कोल्ड में रहते हैं, जैसे पेंगुइन, पोलर बियर, ये बहुत ठंडी जगह पे रहते हैं। इनको स्विमिंग बहुत अच्छे से आती है। इनकी बॉडी पे फर होता है जिसकी वजह से इन्हें ठंड नहीं लगती। एरियल और वोलेंट एनिमल्स, जो एनिमल्स हवा में उड़ते हैं वो होते हैं एरियल एनिमल्स, जैसे वी ऑल नो बर्ड्स, बैट्स। ओके, so here are this topic is completed. I hope you all have understood this well. If you have any doubt, you can write in the chat box or can DM me on Instagram. Thank you all. Bye bye for today. Bye.